हाँ, लास्ट लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। एकात्मक शासन व्यवस्था तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो और विशेषताएं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान का क्योंकि निर्माण एक निश्चित समय में नहीं हुआ है, बल्कि यह संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ है और परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के संविधान विकसित हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती गई हैं। इस कारण से ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ हमें देखने को मिलती हैं। प्रारंभिक तौर पर ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ परंपराओं के कारण, कुछ अधिनियमों के कारण परिवर्तन आए और निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र में और लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। यदि हम वर्तमान समय में ब्रिटेन के संविधान को देखें तो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट का पद पाया जाता है, जो कि संवैधानिक राजतंत्र का प्रतीक है। ब्रिटेन के संविधान में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, वहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली भी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ना कुछ रूप में वहाँ पर कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो अधिकांश से कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान इस मामले में अनूठा है कि यहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, लोकतंत्र शासन व्यवस्था भी पाई जाती है और कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था भी किसी न किसी रूप में यहाँ पाई जाती है। सम्राट यहाँ पर राजतंत्र का प्रतीक है, प्रधानमंत्री, लोक सदन और मंत्रिमंडल लोकतंत्र का प्रतीक है और लॉर्ड सभा यहाँ पर कुलीन तंत्र का प्रतीक है। तो ये एक इसकी अनूठी विशेषता है। ब्रिटेन के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। ब्रिटेन के संविधान में लिखित रूप से कोई नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाला सबसे ज़्यादा संविधान है। यद्यपि कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन कुछ समय समय पर कुछ ऐसे प्रोविज़न आए हैं, कुछ ऐसे अधिनियम और कानून आए हैं जिनके द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। संसदीय अधिनियमों के द्वारा भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, ये सब संसदीय अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि सामान्य विधि पर आधारित हैं। ब्रिटेन के संविधान में, क्योंकि ब्रिटिश सबसे पहला देश है जहां लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत अधिकार पत्र ना होते हुए भी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। हम पूर्व में जब ब्रिटेन का संविधान था तो लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता था, लॉर्ड चांसलर, वो 9 कानूनी लॉर्ड के साथ न्यायालय के रूप में कार्य करता था। लेकिन 2005 के संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा ब्रिटेन की न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। अब लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर या न्यायिक लॉर्ड के रूप में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और ना ही लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता है।
205 के अधिनियम के द्वारा अब न्यायपालिका का अलग संगठन होता है और वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक होती है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की व्यवस्था की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक हैं। ब्रिटेन के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है विधि का शासन। विधि के शासन या कानून का शासन से तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं व्यक्तियों के अनुसार नहीं होता है बल्कि कानून के अनुसार किया जाता है। विधि के शासन का एक तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। कानून सर्वोच्च अधिकारी से लेकर आम व्यक्ति तक या निम्न अधिकारी तक सभी के लिए एक है। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो एक प्रकार के कानून के अधीन आते हैं। उनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो सभी व्यक्तियों को कानून समान रूप से ट्रीट करता है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो कानून के अनुसार दंड की व्यवस्था है वो दी जाती है। ब्रिटेन की ये व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के विपरीत है। फ्रांस में जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है तो उसकी एक विशेष स्थिति होती है और उसकी इस विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए वहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय और विधिक न्यायालय दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन ब्रिटेन में व्यक्ति चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करे लेकिन उसकी कोई विशेष स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है और सभी के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है और सभी के लिए एक ही प्रकार का कानून है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और प्रधानमंत्री से लेकर सभी अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से जिम्मेदार हैं जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन में कानून का शासन है। ब्रिटेन के संविधान की अंतिम विशेषता है कि सीमित रूप में शक्ति विभाजन की व्यवस्था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश शासन पद्धति के आधार पर दिया। हम यदि सिद्धांत देखें तो ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और न्यायपालिका 2005 के संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा पृथक हो गई है। लेकिन ब्रिटेन में जो शक्ति विभाजन है वो सीमित रूप से पाया जाता है। वहाँ पर 3 अंग सरकार के पाए जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेकिन उनके मध्य शक्तियों का विभाजन है। लेकिन ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका के सदस्य क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं इसलिए कानून निर्माण का कार्य उनके द्वारा भी किया जाता है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य जो विभाजन है वो सीमित रूप से ही है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और उसका कार्यकाल लोक सदन के ऊपर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए वहाँ पर शक्ति विभाजन जो पाया जाता है वो सीमित रूप से पाया जाता है। यदि हम इस प्रकार से देखें तो ब्रिटिश संविधान की ये एक प्रमुख विशेषता है जो कि उसे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में नहीं किया गया है, बल्कि ब्रिटेन का संविधान एक लंबी प्रक्रिया के बाद अपने स्वरूप में आया है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान का जो स्रोत है वो केवल संविधान सभा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ है, लंबे समय के विकसित उसके आई है। इसलिए ब्रिटिश संविधान के कुछ स्रोत हैं। मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान के जो स्रोत हैं वो पहला है अधिकार पत्र या
ऐतिहासिक प्रलेख। जैसा कि हमने ब्रिटिश संविधान के विकास में पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान का लंबे समय में विकास हुआ है और उसके विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो अधिकार पत्रों का रहा है, ऐतिहासिक प्रलेखों का रहा है, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था को लोकतंत्र में परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन अधिकार पत्रों में मुख्य रूप से या ऐतिहासिक प्रलेखों में मुख्य रूप से है 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। इन तीनों के द्वारा ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्र शासन प्रणाली को लोकतंत्र के में परिवर्तित किया गया है। इसलिए ये ब्रिटेन के संविधान के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटेन के संविधान का दूसरा स्रोत है संसदीय नियम। ब्रिटेन का संविधान आलिखित संविधान है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लिखित रूप में कुछ कानूनों का भाग भी पाया जाता है। संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान में लोकतंत्र से संबंधित अनेक जो प्रावधान किए गए हैं वो संसदीय अधिनियमों के द्वारा किए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियाँ, संसद के दोनों सदनों के लोक सदन और लॉर्ड सभा के आपसी संबंध और सार्वजनिक अधिकारियों के कर्तव्य आदि। ये जो समय समय पर संसद के द्वारा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए, ये संसदीय अधिनियम कहलाए गए और ये संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें से प्रमुख है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1669, स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम 1737, 1832, 1867 और 1884 के सुधार अधिनियम, जिनके द्वारा वयस्क मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियाँ आदि के बारे में विवरण दी गई। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया और लोक सदन, क्योंकि जनप्रतिनिधि संस्था थी, इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। इसलिए ये दोनों अधिनियम लोकतंत्र की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा 1918 का जनप्रतिनिधि अधिनियम, राजमुकुट के मंत्रियों का अधिनियम 1937 आदि संसदीय अधिनियम के रूप में ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटेन के संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है न्यायिक निर्णय। यदि हम देखें तो सभी देशों में न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो किसी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ब्रिटेन में भी न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उन्होंने ब्रिटेन के संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन में नागरिकों का अधिकार पत्र का लिखित रूप में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं या जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें न्यायिक निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, बिल्किस मुकदमे में यह निर्णय किया गया कि किसी भी व्यक्ति की तलाशी अथवा उसके कागजात को अधिकार में लेने का जो जनरल वारंट जारी किया जाएगा वो अवैध होगा। ब्रिटेन से दास्ता को अंत करने की जो घोषणा की गई थी वो सामरसेट अभियोग की सुनवाई के द्वारा की गई थी। इसी तरह से बुशेल अभियोग के द्वारा ज्यूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना की गई थी। तो न्यायिक निर्णयों ने भी ब्रिटेन के संविधान के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन के संविधान का नेक्स्ट स्रोत है सामान्य विधि। सामान्य विधि से तात्पर्य संसद अथवा सम्राट के द्वारा निर्मित विधि से नहीं है। सामान्य विधि उसको कहा जाता है कि ब्रिटेन में क्योंकि
परंपराओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो जिन रीति रिवाज और परंपराओं को न्यायालय द्वारा अपने किसी निर्णय में स्वीकार कर लिया जाता है उनको सामान्य विधि कहा जाता है। ब्रिटिश नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित है और सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, जनता के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता आदि सामान्य कानूनों पर ही आधारित है। ब्रिटिश संविधान का नेक्स्ट स्रोत है प्रथा और परंपराएं। ब्रिटेन का संविधान क्योंकि आलिखित संविधान है और विकसित संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो प्रथाएं और परंपराएं हैं। ब्रिटेन संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें जिनमें विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और अंग्रेजी भाषा से परिचित ना होने के कारण मंत्रिमंडल की अध्यक्षता उन्होंने करना छोड़ दिया और उसके बाद से मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जिस व्यक्ति के द्वारा की जाने लगी वो प्रधानमंत्री कहलाया। इसी तरह से सर वाटर वालपोल के समय यह परंपरा स्थापित हुई कि बहुमत दल का जो नेता होगा वो ही प्रधानमंत्री होगा और यदि वो लोक सदन में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। तो इसके द्वारा दो परंपराएं हुई कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोक सदन के ऊपर निर्भर होगा। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना होगा। इस तरह से ब्रिटेन संविधान में बहुत सारी परंपराएं हैं जिन्होंने ब्रिटेन के संविधान को विकसित करा है। ब्रिटेन के संविधान की का अंतिम स्रोत संविधान पर टीका है। ब्रिटेन के संविधान के ऊपर जो अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के तौर पर डैसी का ग्रंथ, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेजोर्ट का इंग्लिश का संविधान और सर आस्किन पे का संसदीय कार्य पद्धति और चलन। ये जो टीकाएं लिखी गई हैं ये ब्रिटेन के संविधान का इसलिए स्रोत है कि इनमें ब्रिटेन का संविधान किस तरह से है उस सब के बारे में बताया गया है। तो ये भी एक ब्रिटेन के संविधान के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम यदि देखें तो क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में एक संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान के इन स्रोतों ने ब्रिटेन के संविधान को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।